आज हम बात कर रहे हैं सेल्यूलर एडेप्टेशन की। मतलब हमारे शरीर के सेल्स जरूरत पड़ने पर खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेल्स अपने आसपास के माहौल या बदली हुई डिमांड के जवाब में अपना साइज, नंबर या काम करने का तरीका कैसे बदलते हैं। हाँ, और एक जरूरी बात यह है कि ये बदलाव अक्सर रिवर्सिबल होते हैं। मतलब कारण हट जाने पर सेल वापस नॉर्मल हो सकता है। बिल्कुल। आज हमारा फोकस रहेगा दो खास तरह के अडेप्टेशन पर, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइपरट्रॉफी। इसका मतलब क्या है? हाइपरट्रॉफी का सीधा सा मतलब है सेल के साइज का बढ़ना। सेल का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे पूरा अंग, पूरा ऑर्गन भी साइज में बढ़ जाता है। लेकिन इसमें नई सेल्स नहीं बनती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सेल्स की संख्या नहीं बढ़ती, सिर्फ साइज बढ़ता है। और ये अक्सर उन सेल्स में देखा जाता है जो आसानी से डिवाइड नहीं हो सकती। जैसे कि? जैसे हमारे दिल की मांसपेशियां यानी मायोकार्डियल फाइबर्स, या फिर नर्व सेल्स। इनमें सेल के अंदर ज्यादा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनने लगते हैं। मतलब प्रोटीन्स और ऑर्गेनल्स। हाँ, बिल्कुल। ज्यादा प्रोटीन्स और ऑर्गेनल्स बनते हैं। और ये होता क्यों है? या तो सेल पे काम का बोझ बढ़ गया है, मतलब फंक्शनल डिमांड ज्यादा है, या फिर कोई हार्मोनल सिग्नल मिल रहा है। अच्छा, तो इसके कुछ आम उदाहरण क्या होंगे? इसके टाइप्स भी होते होंगे? हाँ हाँ, दो मुख्य तरह के होते हैं। पहला है फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉफी। ये नॉर्मल होता है फिजियोलॉजिकल जरूरत की वजह से। जैसे? जैसे जो लोग कसरत करते हैं, उनके स्केलेटल मसल्स का साइज बढ़ जाता है। या फिर प्रेगनेंसी के दौरान यूटेरस की स्मूथ मसल्स एस्ट्रोजन हार्मोन के असर से बड़ी हो जाती हैं। ये फायदेमंद है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है पैथोलॉजिक हाइपरट्रोफी। ये किसी बीमारी या असामान्य स्थिति की वजह से होता है। ओके, इसका कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, या हार्ट वाल्व में कोई प्रॉब्लम है, तो दिल के लेफ्ट वेंट्रिकल पर दबाव बढ़ जाता है और वो साइज में बड़ा हो जाता है। अच्छा। शुरू में तो ये एक तरह का कॉम्पेंसेशन है, बॉडी एडजस्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन लंबे समय तक रहे तो ये नुकसानदेह हो सकता है और इससे कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। ओह। इसी में एक खास केस है कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉफी। जैसे अगर किसी की एक किडनी निकाल दी जाए तो दूसरी किडनी साइज में थोड़ी बढ़ जाती है, ताकि वो काम संभाल सके। ये सब होता कैसे है? मेरा मतलब है, सेल को कैसे पता चलता है कि उसे साइज बढ़ाना है? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? देखिए, ये काफी कॉम्प्लेक्स है। मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है। सेल के अंदर कुछ मैकेनिकल सेंसर्स होते हैं जो बड़े हुए लोड या स्ट्रेस को पहचानते हैं। अच्छा। फिर वो सेल के अंदर सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल्स कुछ खास पाथवेज, मतलब सिग्नलिंग पाथवेज को एक्टिवेट कर देते हैं। कौन से पाथवेज? फिजियोलॉजिक हाइपरट्रोफी के लिए, जैसे कसरत वाली मसल्स ग्रोथ, उसमें अक्सर PI3 के AKT पाथवे अहम होता है। और पैथोलॉजिक हाइपरट्रोफी में, जैसे हार्ट वाली प्रॉब्लम में, उसमें जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स वाले पाथवे ज्यादा एक्टिव होते हैं। और इन पाथवेज को कौन शुरू करता है? इसमें कई चीजें शामिल हैं। कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं जैसे TGF बीटा, IGF-1। कुछ वैसो एक्टिव एजेंट्स हैं जैसे एंजियोटेंसिन 2। ये सब मिलकर सिग्नल को आगे बढ़ाते हैं। और फिर? ये सिग्नल आखिर में सेल के न्यूक्लियस तक पहुंचते हैं और वहां ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, जैसे GATA4, NF8 वगैरह। और ये फैक्टर्स क्या करते हैं? ये फैक्टर्स खास जीन्स को ऑन करते हैं, जिससे सेल ज्यादा प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है और सेल का साइज बढ़ जाता है। अच्छा। एक दिलचस्प बात और है, कभी-कभी पैथोलॉजिक हाइपरट्रोफी में सेल कुछ पुराने फीटल जीन्स को फिर से एक्टिवेट कर लेता है, शायद इसलिए कि वो कम एनर्जी में काम चला सके। लेकिन इसकी भी कोई लिमिट होगी? बिल्कुल, एक हद के बाद सेल और बड़ा नहीं हो सकता। अगर स्ट्रेस बना रहता है तो सेल मरने लगते हैं, जिसे मायोसाइट डेथ कहते हैं। और फिर ऑर्गन फेल हो सकता है, जैसे कार्डियक फेलियर। समझ गई। तो ये तो हुई साइज बढ़ने की बात, यानी हाइपरट्रोफी। अब अगर सेल्स का नंबर बढ़ाने की जरूरत हो तो? हाँ, तो वहां आता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब है किसी अंग या टिश्यू में सेल्स की संख्या का बढ़ जाना। साइज नहीं, संख्या। सही, संख्या बढ़ती है। और ये सिर्फ उन सेल्स में हो सकता है जिनमें डिवाइड होने की क्षमता होती है। अच्छा, ये एक जरूरी पॉइंट है। तो ये किन सेल्स में होता है और क्यों होता है? ये होता है लेबाइल सेल्स में, जो वैसे भी लगातार डिवाइड होती रहती हैं, जैसे हमारी स्किन की एपिडर्मिस या आंतों की लाइनिंग। या फिर स्टेबल सेल्स में, जो आमतौर पर डिवाइड नहीं करती पर जरूरत पड़ने पर कर सकती हैं, जैसे लिवर सेल्स या किडनी सेल्स। और परमानेंट सेल्स में नहीं? नहीं, परमानेंट सेल्स जैसे नर्व सेल्स या कार्डियक मसल सेल्स, उनमें हाइपरप्लेजिया नहीं होता,
क्योंकि वो डिवाइड नहीं कर सकती। ठीक है। और इसके कारण क्या होते हैं? कई कारण हो सकते हैं। हार्मोन्स का असर, ग्रोथ फैक्टर्स, किसी चोट के बाद रिपेयर के लिए कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स, कहीं पर लंबे समय से कोई इरिटेशन चल रही हो, या फिर कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी। क्या हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी साथ-साथ भी हो सकते हैं? हाँ, अक्सर होते हैं। कई स्थितियों में सेल साइज भी बढ़ता है और नंबर भी। इसके उदाहरण क्या होंगे? फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक दोनों तरह के। हाँ, बिल्कुल। फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया नॉर्मल होता है, जैसे प्यूबर्टी या प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर एपिथेलियम का बढ़ना, या अगर लिवर का कुछ हिस्सा हटा दिया जाए तो वो रीजेनरेट करता है, मतलब सेल्स डिवाइड होकर वापस बढ़ जाती हैं। ये लिवर रीजेनरेशन भी फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया है। और पैथोलॉजिक? पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया किसी गड़बड़ी की वजह से होता है, जैसे अगर एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाए तो गर्भाशय की अंदरूनी परत यानी एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है। इसे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। अच्छा। या पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना, जिसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या बीपीएच कहते हैं, ये एंड्रोजन हार्मोन्स की वजह से होता है। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी इन्फेक्शन से स्किन पर जो मस्से बनते हैं, वो भी पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया का उदाहरण है। आपने एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया का जिक्र किया। क्या पैथोलॉजिक हाइपरप्लेसिया से कोई खतरा भी है, जैसे कैंसर का रिस्क? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, कुछ तरह के पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया, खासकर जैसे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, अगर कंट्रोल ना हो तो आगे चलकर कैंसर यानी मैलिग्नेंसी में बदल सकते हैं। ओह, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया कैंसर नहीं बनता। जैसे बीपीएच यानी प्रोस्टेट का बढ़ना, उससे आमतौर पर प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता। ठीक है। और हाइपरप्लेजिया का मैकेनिज्म क्या है? मतलब सेल्स की संख्या बढ़ती कैसे है? इसका मुख्य तरीका है ग्रोथ फैक्टर्स का एक्शन। ये ग्रोथ फैक्टर या तो पहले से मौजूद मैच्योर सेल्स को सिग्नल देते हैं कि तुम डिवाइड करो और अपनी संख्या बढ़ाओ, या फिर ये टिश्यू में मौजूद स्टेम सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, और फिर वो स्टेम सेल्स डिवाइड होकर नई सेल्स बनाती हैं। और वायरल इन्फेक्शन वाले केस में, जैसे एचपीवी? वायरल इन्फेक्शन में कई बार वायरस के अपने जीन्स ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करते हैं, या सेल के ग्रोथ कंट्रोल को गड़बड़ कर देते हैं। इससे सेल्स अनियंत्रित रूप से डिवाइड करने लगती हैं। चलिए, तो अब तक जो हमने समझा उसे एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। हाँ, जरूर। तो मुख्य अंतर क्या है? हाइपरट्रॉफी माने सेल का साइज बढ़ना। ये डिवाइड होने वाली और ना होने वाली दोनों तरह की सेल्स में हो सकता है। ठीक है। और हाइपरप्लेजिया माने सेल्स की संख्या बढ़ना। मैकेनिज्म भी अलग है। हाँ, हाइपरट्रॉफी में ज्यादा प्रोटीन और ऑर्गेनेल बनते हैं, सेल के अंदर का सामान बढ़ता है। हाइपरप्लेजिया में सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन। और कैंसर का रिस्क? वो सीधे तौर पे हाइपरट्रॉफी से नहीं जुड़ा है, लेकिन हाँ, कुछ तरह के पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी जैसे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आगे चलकर कैंसर का रूप ले सकते हैं। तो ये तो साफ है कि हमारी कोशिकाएं जरूरत के हिसाब से ढलने में, अडेप्ट करने में कमाल की हैं। लेकिन इन बदलावों की अपनी सीमाएं और अपने जोखिम भी हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है भविष्य के लिए। अगर हम पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी जैसे दिल की बीमारी वाला और फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉफी जैसे कसरत से मसल्स का बढ़ना, इनके पीछे के मॉलिक्यूलर सिग्नल्स के फर्क को और बारीकी से समझ पाएं, तो क्या हम ऐसी टारगेटेड थेरेपीज विकसित कर सकते हैं जो सिर्फ नुकसानदेह है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी को रोकें, जैसे कार्डियक फेलियर को रोकें, लेकिन फायदेमंद फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी जैसे एक्सरसाइज से होने वाले फायदे उन पर कोई असर न डाले? ये तो वाकई में सोचने वाली बात है। इस दिशा में रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये आगे के लिए एक बड़ा चैलेंज और अवसर दोनों है।